Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Dear student, I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, we are discussing about chapter number 5 which is of the circular motion. In the last topic, we have discussed about the angular momentum, and today we are going to discuss about the law of conservation of angular momentum. Now, what is the law of conservation of angular momentum? If no external torque acts on a system, then the total angular momentum of the system remain constant. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम हो सिस्टम का कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे कर रहा है। अब बेटा, जब हम लीनियर मोमेंटम की हमने बात की थी तो हमने फोर्स की बात की कि लीनियर मोमेंटम के अंदर बॉडी को मूव करवाने के लिए हमने जो एफर्ट की थी हमने फोर्स कहा था। लेकिन जब बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाते हैं, सर्कल के अंदर मूव करवाने में जो एफर्ट की जाती है उसे टॉर्क कहते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करती है, ठीक हो गया बेटा। और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बॉडी की मूवमेंट होती है उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और हमें ये भी पता है, प्रीवियसली हमने पढ़ा कि टॉर्क एंगुलर मोशन के अंदर वही रोल प्ले करता है जो कि फोर्स लीनियर मोशन के अंदर फोर्स पेश कर, ठीक है बेटा। तो जब भी हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे हम टॉर्क की बात करेंगे, जब भी हम लीनियर मोशन की बात करेंगे हम फोर्स की बात करेंगे। अब बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, सिस्टम का मोमेंटम भी हमारे पास सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ओबे कर रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली? बेटा, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, हर पार्टिकल का डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे सिस्टम के पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अगर तो टोटल एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे कर रहा है, ठीक हो गया बेटा। अब बेटा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये ऑलरेडी बहुत से सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर वेरीफाई भी किया जा चुका है। लेकिन अगर हम सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम उस वक्त उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर रहा। मीन अगर कोई भी आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर रही हो तो हम उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बेटा, कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाइवर है। अब ये डाइवर क्या करना चाहता है? डाइवर जो है वाटर के अंदर डाइव करना चाहता है, ठीक हो गया बेटा। अब ये बोर्ड से अपनी बॉडी को लिफ्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक हो गया, डाइव करने के लिए। जब वो अपने बोर्ड से अपनी बॉडी को लिफ्ट करेगा हॉरिजॉन्टली तो लिफ्ट करने से पहले वो क्या करेगा? अपने लेग्स और आर्म को फुली एक्सटेंड कर लेगा। इस सिचुएशन के ऊपर जब उसके लेग्स और आर्म फुली एक्सटेंड हुए हुए हैं तो इस सिचुएशन के अंदर उसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वो मैक्सिमम होगा और एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम होगी। जब बॉडी लिफ्ट कर जाएगी इस बोर्ड से सर्टेन हाइट पे पहुंचेगी तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इसने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको समहाउ अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। अब वो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को डक शेप में ले आएगा, क्लोज डक शेप। जब वो क्लोज डक शेप में आएगा उसकी रोटेशन बढ़ जाएगी, जब रोटेशन बढ़ जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया बेटा। अब इस सिचुएशन के अंदर वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिफोर डाइविंग इनटू द वाटर वो अगेन उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पे वो इनिशियली था, ठीक है बेटा, जब उसने बोर्ड से अपनी बॉडी को लिफ्ट किया था। तो अगेन जस्ट बिफोर डाइविंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मैक्सिमम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी फिर मिनिमम हो जाएगी, ठीक हो गया बेटा। तो देखिए, इनिशियली
जस्ट बिफोर लिफ्टिंग इट्स बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम। और दरमियान में क्या हुआ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसने बॉडी को लिफ्ट कर लिया वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। फिर जस्ट बिफोर डाइविंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा इंक्रीज हुआ और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह जो है उसने अपने मोमेंटम को कंजर्व रखा। ठीक हो गया बेटा, कि हमें ये पता है कि अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आई ओमेगा। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती है तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब है आई और ओमेगा का इनवर्स रिलेशन। मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया बेटा। तो हमारे पास बिफोर लिफ्टिंग द बॉडी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, L1, एंड जस्ट बिफोर डाइविंग इनटू द वाटर मोमेंटम क्या हो गया, L2। L1 must be equal to L2 in order to conserve the momentum। ठीक हो गया बेटा। अब L1 की वैल्यू क्या है, I1 ओमेगा 1, हम पहले ड्राइव कर चुके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। L2 की वैल्यू क्या है, I2 ओमेगा 2। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी, ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह हम सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बेटा कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी और फिक्स्ड होगी। उसकी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, हमारे पास फिक्स होगी। उसकी जो हमारे पास जो है रोटेशन क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है बेटा, ये जेन में रखना है। ठीक हो गया बेटा, कि जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की अलोंग द एक्सिस रोटेशन होगी और वो फिक्स होगी। अब बेटा ये जो फैक्ट है कि फिक्स होगी और अलोंग द एक्सिस रोटेशन होगी, इसकी सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंस होती है वो जमीन के केस में होती है जब अर्थ जो है सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है बेटा, क्योंकि उस वक्त जमीन के ऊपर कोई भी टार्क नहीं लग रहा होता, क्योंकि सिर्फ एक ही मेजर फोर्स जमीन के ऊपर लग रही होती है, दैट इज द पुल ऑफ द सन। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई। ठीक है बेटा, और जो जमीन का जो एक्सिस रोटेशन होता है वो क्या रहेगा, वो एक डायरेक्शन में फिक्स रहता है। ठीक है बेटा, तो समझ आ गई कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस रोटेशन होती है और फिक्स होती है। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा ये हमारे पास दैट वाज दी अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। अब बेटा इसको समहाउ हम ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है जो टार्क होता है दैट इज अ रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो टार्क की वैल्यू जीरो, क्योंकि हमने कहा कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगेगा। ठीक हो गया, टार्क की वैल्यू जीरो, जीरो पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो एक्सप्रेशन क्या बन गई, डेल्टा विल बी जीरो। तो बेटा टार्क की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, डेल्टा टी उधर जाके हमारे पास जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल क्या, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा L1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो L2 इज इक्वल टू L। तो बेटा ये हमारे पास जो है प्रूफ भी होगी। अब बेटा हमने ये कहा कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, और एक सिंगल आइसोलेटेड बॉडी अगर स्पिन कर रही है अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर रही है, हम उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम इसको सिंपल एक जो है वीडियो के जरिए मैं आपको समझाता हूँ आपको। अब बेटा देखिए एक वीडियो में आपको चलाने लगा हूँ। देखिए ये हमारे पास कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया, वो अपने दोनों हाथों में हथौड़ा पकड़े हुए और अपने आर्म को फुली एक्सटेंड किया हो। इस वक्त उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है। अब आप देखें क्या होगा, ये अपने आप को रोटेट कर रहा है, स्पीड स्लो है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रोटेट कर रहा है स्लोली स्पीड। अब वो क्या किया बेटा, अब उसने क्या किया है, अपनी जो आर्म को जो है वो क्या कर लिया, वो स्क्वीज कर लिया चेस्ट की तरफ। अब आप देखेंगे इसकी स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। तो बेटा देखें अब रोटेशन उसकी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया बेटा। अब अगेन उसने एक्सटेंड किया अपने आप को, आप देखेंगे फिर स्लो हो गई। ठीक है, फिर दोबारा करेंगे, देखे खुद ब खुद स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज नहीं कर रहा। इसके अंदर आप देखें कि वो खुद ब खुद जो है हमारे पास स्पीड कम ज्यादा हो रही है। ठीक है बेटा,
जो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है बेटा, दोबारा इसको आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास कम है, यूं करेगा खुद ब खुद स्पीड इंक्रीज होगी, फिर कम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दैट्स हाउ वी कैन ऑब्जर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया बेटा? अभी आपको वीडियो से क्लियर हो गया कि आपने देखा कैसे जब उसने फुली एक्सटेंड किया स्पीड स्लो थी उसकी, लेकिन जब उसने अपने आर्म को दोनों चेस्ट के साथ स्क्वीज कर लिया तो देखा स्पीड खुद ब खुद रोटेशन उसकी इंक्रीज होगी, कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा। ठीक हो गया बेटा? आई थिंक अब आपको जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कंसेप्ट होगा मेरा बेटा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा वो है हमारे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इससे पहले हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा कि बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन या लीनियरली मूव कर रही है तो वो जो एनर्जी प्रोसेस करती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसका फार्मूला हाफ mv² था। अब बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक जमीन हम ले लेते हैं कि जमीन रोटेट कर रही है, ठीक है, फिक्स एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब हम जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, हमने एक मैस को ले लिया। अब देखिए मैस को हमने क्या किया है, एक उसको फिक्स पॉइंट के गिर्द बांध दिया, हमने इसको टाइट कर दिया। अब इस मैस को जब हम रोटेट करवाएंगे एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, स्पिन करवाएंगे फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो बेटा ये जो एनर्जी प्रोसेस करेगा ये मैस, ये हमारे पास क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस के रोटेशन, ये देखो जिसका मैस एम है कि अपने एक्सिस की रोटेट कर रहा है, जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है उसे कहते हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। इसको जो फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रांसलेशनल के साथ, हाफ mv²। अब बेटा लीनियर मोशन के अंदर मैस, एंगुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है बेटा? हमने क्या किया, हमने सिर्फ लीनियर मोशन को जब एंगुलर मोशन में डिस्कस किया है तो हमने जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं एंगुलर मोशन के लिए वो रिप्लेस कर दिए। ठीक हो गया बेटा? बाकी जो मैकेनिज्म है काइनेटिक एनर्जी का वो सेम। अब बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं पूरे सिस्टम की, क्योंकि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज एक रिजिड बॉडी है, पूरी की पूरे हमारे पास सिस्टम है, तो हमें जाहिर बात है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसके मैस की डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस की डिफरेंस वैल्यू होगी। अगर इस मैस को इस डिस्टेंस पे करेंगे तो उसका डिस्टेंस कोई और होगा, इस पॉइंट पे होगा कोई और होगा, इस पॉइंट पे कोई और होगा। ठीक है बेटा? तो वो जो हमारे पास जो है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूम रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक बेटा एक चीज ध्यान में रखनी, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है तो हम इसका उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा? सर्कल के अंदर जब भी बॉडी रोटेट करेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब बेटा जब ये बॉडी, जब ये मैस के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे मूव करवाने के लिए, ठीक है बेटा, तो उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैस m1 की, वो क्या हो जाएगी, हाफ m1v1 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? उस मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी ये बेटा बताया था, जब वो बॉडी को इनिशियली मूव करवाते हैं, बेशक वो सर्कल में बाद में मूव करती है, हम जो फोर्स लगाते हैं वो टेंजेंशियल फोर्स होती है। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पर भी टेंजेंशियल फोर्स लगाई है जिसकी वजह से जो एनर्जी उसने प्रोसेस की है वो काइनेटिक एनर्जी है, इसे हम जो है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। अब बेटा इस फोर्स के नतीजे में, इस एनर्जी के नतीजे में बॉडी क्या होगी, बॉडी सर्कल में मूव करने लग जाएगी। जब सर्कल में मूव करेगी तो लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्लेस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और इसका एक्सप्रेशन हमने चैप्टर के स्टार्ट में ड्राइव भी किया था, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, v इक्वल टू r1 ओमेगा पुट कर देंगे। अब बेटा ये ओमेगा के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जब बॉडी सर्कल में मूव करती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, रो कांस्टेंट रहती है। ठीक हो गया बेटा? अब बेटा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली हमने, r1 ओमेगा होल स्क्वायर। तो ये बढ़ गई बेटा हमारे पास हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो है पहले मैथ्स की आ गई। इसी तरह अगर दूसरे मैथ्स की लेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह बेटा आप जो है तीसरे की लेंगे, इस तरह हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर बेटा। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप जो है nth
पार्टिकल के किनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो बन जाएगी हाफ mn/rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप, जाहिर बात है, अब आपको क्या करना है, टोटल किनेटिक एनर्जी निकालनी है। टोटल कैसे निकालेंगे, सबको जो है आप सम कर लेंगे, जो होल बॉडी की किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ, तो ये हमारे पास जो है पहले मैथ्स की आ गई, फिर दूसरे मैथ्स की आ गई, ये एन मैथ्स की आ गई। अब बेटा यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है सब में सेम है, तो ये बाहर ले लेंगे, हमने इस कांस्टेंट ले लिया। अब मेरा बेटा देखें, ये हमारे पास एक सम आ रहा है, कंटिन्यूअस सम आ रहा है लार्ज क्वांटिटीज के ऊपर। अगेन हम इस तरह करेंगे, हमें ये पता है कि अगर लार्ज क्वांटिटीज के ऊपर कंटिन्यूअस सम आए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं सिंगल सम से, दैट इज सम फॉर ऑल द वैल्यूज, ये हम समीशन भी कहते हैं। अब मेरे बेटा हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। हमने उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक चलाते हैं, और ये 1 2 के बजाय हम क्या पुट कर देते हैं, आई पुट कर देते हैं, या उस वेरिएबल जो भी हमने लिया है, हमने लेट्स को यहाँ पर आई लिया तो आई पुट कर देंगे। मेरा बेटा पहले मैथ्स के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे मैथ्स के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरे मैथ्स के लिए आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, स्टार्ट अप टू। अब मेरा बेटा ये हमारे पास की है एम आर स्क्वायर, हमारे पास की है एम आर स्क्वायर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। तो मेरे बेटा यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई कि हमने एक रिजिड बॉडी ले ली थी, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मैसेज मौजूद थे, हमने हर एक मैस के रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, फिर उस पूरी की पूरी बॉडी की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और फाइनल जो बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन आया दैट इज हाफ I omega square. That is how we can calculate the rotation kinetic energy. Now बेटा next key point, very important key points जो कि आपने ज़हन में रखनी है about the rotational kinetic energy. ठीक है बेटा, पहला की पॉइंट हमारे पास क्या है कि if a body is just spinning, इट्स बेटा ये जो की पॉइंट्स है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिस्क एंड हुक, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एक की पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे तो आपको उसकी मोशन, डिस्क और हुक के अंदर मोशन को डिस्कस करने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर बॉडी जो है सिर्फ स्पिन कर रही है, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अगर बॉडी सिर्फ स्पिन कर रही है, उसकी जो टोटल जो एनर्जी होगी सिर्फ और सिर्फ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर बॉडी स्पिन भी कर रही है, ठीक है, और हमारे पास क्या हो रही है, रोलिंग भी हो रही है, स्लाइडिंग भी हो रही है, ठीक है, दोनों हो रही है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, विल बी द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया बेटा। अगर बॉडी जस्ट स्पिन कर रही है, टोटल उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर बॉडी रोल भी कर रही है, स्लाइड भी कर रही है, मतलब रोलिंग भी कर रही है और स्लाइडिंग भी कर रही है, जो टोटल उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, विल बी द सम ऑफ द बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट दो की पॉइंट्स। बेटा थोड़ा सा हम यूज देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के यूजेस के। इसके यूज होते हैं फ्लाई व्हील के अंदर। ठीक है बेटा, फ्लाई व्हील क्या होता है बेटा, ये जो ब्लैक कलर की आपको डिस्क नजर आ रही है फ्लाई व्हील। अब ये फ्लाई व्हील करता क्या है, ठीक हो गया, ये फ्लाई व्हील है, और ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है क्रैंक शेफ्ट है। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास क्रैंक शेफ्ट है, और ये ग्रे कलर के पिस्टन है, और ये हमारे पास ब्लू कलर के सिलेंडर है। अब ये फ्लाई व्हील क्या करेगा, फ्लाई व्हील इस क्रैंक शिफ्ट की मदद से इस पिस्टन की जो मूवमेंट है उसको स्मूथ करता है। ठीक है, फ्लाई व्हील क्या करता है, इस क्रैंक शिफ्ट, रेड कलर के क्रैंक शिफ्ट की मदद से जो हमारे पास ग्रे कलर के जो पिस्टन है इसकी मोशन को, इसके मूवमेंट को स्मूथ करता है। और दूसरा, फ्लाई व्हील की वजह से जो रोटेशन होती है वो क्या रहती है, वो भी स्मूथ रहती है। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास जो फ्लाई व्हील जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये जो फ्लाई व्हील देख रहे हो घूम रहा है हमारे पास, है ना बेटा, ब्लैक कलर का ये फ्लाई व्हील, रेड कलर का क्रैंक शेफ्ट है। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लाई व्हील स्टोर एनर्जी बिटवीन द पावर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ये जो पिस्टन है हमारे पास, इसके पावर स्ट्रोक, बेटा ये पावर स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो ये पावर स्ट्रोक के दरमियान में जो है हमारे पास जो है एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शेफ्ट। तो मैंने आपको पहले बताया जो क्रैंक शेफ्ट है, क्रैंक शेफ्ट की मदद से फ्लाईव्हील क्या करता है, पिस्टन को मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। एनर्जी जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसकी जो मूवमेंट है वो भी स्मूथ हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया कि फ्लाई व्हील से जो रोटेशन है हमारे पास वो क्या रहती है, वो
स्मूथ रहती है। तो ये फ्लाई व्हील जो है इज एन एप्लीकेशन ऑफ द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिस्क एंड हुप क्या होता है बेटा, ये हमारे पास है डिस्क, ये एक हमारे पास सॉलिड आप देखिए प्लेट नुमा होती है, हमारे पास शक्ल होती है, ये अंदर से जो हमारे पास सॉलिड होती है, भरी हुई होती है, एम्प्टी नहीं होती। ठीक है बेटा, जो हमारे पास हुप होती है, रिंग होती है, वो एम्प्टी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्क, इसे या डिस्क या सिलेंडर। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करके हम इसकी जो है हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और इन दैन उसकी जो हम स्पीड भी निकालेंगे। अब बेटा इसी तरह ये हमारे पास है हुप, जिस तरह मैंने आपको बताया हुप या रिंग, इसकी जो है हमारे पास इनर सरफेस एम्प्टी होती है, हिस्सा ये, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करते हैं, डिस्क और हुप का स्टेप बाय स्टेप जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। पहले हम डिस्क का करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा हमें ये पता है कि जो हमारे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया हमारे पास कि जब वो डिस्क हो या हमारे पास हुप हो, जब उसे रोटेट करवाएंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। अब बेटा आई की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क का, ये हमारे पास जो डिस्क है, मेरा बेटा डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई की जगह जो है डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा हाफ, आई की जगह क्या आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो गया, 1/4, तो ये बन गया 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ये हमारे पास जो एम आर स्क्वायर अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, डेट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा अगर हम इस एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं, देन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक हो गया बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बेटा ये मौजूद है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल हो गया, v स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। दैट इज द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। बेटा ये चीज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्क की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हुप। अब ये हमारे पास हुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ये भी प्लेट नुमा होता है, रिंग नुमा होता है, इनर जो सरफेस उसकी होलो होती है। अगेन जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो हुप का होगा वो हमारे पास है एम आर स्क्वायर। बेटा आई की जगह हम एम आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ये हमारे पास अगर हम ब्रैकेट को खत्म करें, डेट मीन हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगेन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि v स्क्वायर है, तो ये एक्सप्रेशन बन गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हुप की या रिंग की। डिस्क की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आई थी 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, और जो हुप की या रिंग की हमारे पास जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह बेटा हम जो है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क की भी और हुप की भी। अब बेटा अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर ली। अगर हम किसी भी बॉडी को रोल डाउन करवाते हैं, देखिए ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन से आ रही है। ठीक है बेटा, अगर जब दोनों हमारे पास जो दोनों की दोनों जो मोशन होगी, एक हमारे पास रोटेशनल भी मोशन और ट्रांसलेशनल भी मोशन, ठीक हो गया बेटा, दोनों होंगे, फिर हम क्या करते हैं, डिस्क और हुप को दोनों को इस इंक्लाइन प्लेन से मूव करवाते हैं। ठीक है बेटा, एक ट्रांसलेशन मोशन भी होगी, रोटेशनल मोशन भी होगी। अब बेटा जब इस हाइट पर मौजूद है हमारे पास डिस्क और हुप, तो इस वक्त जो इसकी एनर्जी होगी सारी की सारी पोटेंशियल होगी। लेकिन जब हम इसको जो है इसको यहाँ से मूव करवाएंगे, तो बेटा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही ड्यू टू फ्रिक्शन, तो डिस्क और हुप जब हमारे पास मूव करेगी या स्लाइड करेगी इस इंक्लाइंड प्लेन से,
और जब बॉटम पे पहुंचेगी तो सारी की सारी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है हम जब किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट पर हम रखते हैं तो उस वक्त उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है। जब वहां से उसको मूव करवाना शुरू करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है बेटा, और जब वो बॉटम पे पहुंचती है, रेस्ट पर पहुंचती है मूव करते हुए, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है, इस पोजीशन के ऊपर डिस्क और हुप दोनों की इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो है एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इसको रोल डाउन करवाया है, इस इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करवाया है, रोल डाउन करवाया है, क्योंकि हमने कहा कि इसकी ट्रांसलेशन मोशन भी है, इसकी रोटेटरी मोशन भी है। ठीक है बेटा, जब ये रोल डाउन होगी, जब ये स्लाइड होगी इस इंक्लाइन प्लेन से, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देखिए इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से होता है, डिक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, काइनेटिक इंक्रीज होती जा रही है। और जब ये बॉटम के करीब पहुंचने के करीब होगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब ये देखिए जब बॉटम पे पहुंच जाएगी तो सारी की सारी हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक के अंदर तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। बेटा जो मैंने आपको बताया था की पॉइंट, कि अगर बॉडी स्लाइड भी कर रही है और बॉडी हमारे पास रोटेट भी कर रही है, तो उस वक्त याद रखें जो टोटल एनर्जी होगी विल बी द सम ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, जो की पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो जो पोटेंशियल इनिशियली एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी, ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये वही की पॉइंट आ गया जो कि मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब बेटा यहाँ पर आप क्या करें, वैल्यूज पुट कर लें। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की हमने ड्राइव की हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, ये दोनों क्लियर हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम देखना चाहते हैं कि ये डिस्क और हुप है, इन दोनों को हमने सेम टाइम पे इंक्लाइंड प्लेन से मूव करवाया है। हम ये देखना चाहते हैं डिस्क पहले पहुंचती है या हुप पहले पहुंचती है। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी को, इनकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। डिस्क के लिए जो हमारे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है हाफ 1/4 mv स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसमें पुट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv स्क्वायर, और नाउ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी डिस्क के लिए 1/4 mv स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, m को आप जो है कॉमन ले लें। ठीक हो गया, mv स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1/2 प्लस 1/4, ये m से कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम लेंगे, 2 2 4, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 4 1 4, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1। तो बेटा तो यहाँ पर जो है इस m को जो है m से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 + 1 3, तो क्या बन गया, gh विल बी इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। हमने v की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा v स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दैट विल बी बिकम 4 जब उधर जाएगा ये न्यूमिनेटर में, उधर जाके हमारे ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 3 हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4gh/3। v की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें बेटा, तो v की वैल्यू होगी 4gh/3 अंडर रूट। तो बेटा ये स्पीड आ गई हमारे पास डिस्क की। अब हम निकाल लेते हैं हुप की। हुप की क्या होगी, अगेन जो हमारे पास जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क की जो हमारे पास है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, अब क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। अब बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने जो है जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप 1/2 mv स्क्वायर। तो बेटा हाफ mv स्क्वायर तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ से हाफ को कॉमन ले लिया, mv स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 हाफ प्लस हाफ तो 1 होता है, तो दैट विल बिकम mgh विल बी इक्वल टू
एम वी स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल हो गया, जी एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर। बेटा स्क्वेयर रूट ले लेंगे, वी विल बी इक्वल टू जी एच अंडर रूट। अब देखिए जो हमारे पास डिस्क की आई वो 4/3 जी एच अंडर रूट आई, और जो हुक की आई वो जी एच अंडर रूट आई। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? डिस्क की हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा है, 4/3 जी एच अंडर रूट। तो हम कहेंगे जो डिस्क है वो हमारे पास जो है वो जल्दी बॉटम पे पहुंचेगी। देखिए ये डिस्क है, ठीक है, क्योंकि डिस्क की जो स्पीड है हमारे पास वो ज्यादा है किसके? हुक के मुकाबले में। तो डिस्क जो है वो बॉटम पर जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका चैप्टर के एंड पे कि अगर डिस्क और हुक को आप इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन करवाते हैं तो कौन पहले पहुंचेगी? तो जाहिर बात है, तो हम ये कहेंगे कि डिस्क जो है वो हमारे पास बॉटम पर जल्दी रीच कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह जो है हमने डिस्क और हुक की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और इसकी स्पीड भी निकाल ली। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रियल एंड अपीरेंट वेट। अब बेटा रियल और अपीरेंट वेट क्या होता है? बेटा हम कहते हैं कि स्पेस के अंदर हर चीज वेटलेस होती है। अब बेटा वेटलेसनेस का जो कंसेप्ट है उससे पहले हमें वेट के बारे में पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है, कि रियल वेट क्या होता है बॉडी का और अपीरेंट वेट क्या होता है। अब बेटा पहले हम देख लेते हैं कि रियल वेट क्या होता है। अब रियल वेट जो सा बॉडी का होता है वो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द रियल वेट। ठीक हो गया बेटा। अब जो रियल वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। जो हमारे पास रियल वेट होता है उसको डिनोट करते किया जाता है डब्ल्यू से। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। जब इसका जो यूनिट होता है हमारे पास रियल वेट का वो हमारे पास न्यूटन होता है। ठीक है, किलोग्राम नहीं होता। ठीक है बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो इसका जो यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन होता है। अपीरेंट वेट क्या होता है? अब बेटा जो अपीरेंट वेट होता है हमारे पास किसी भी स्केल के अंदर जो हम रीडिंग होती है ना अपीरेंट वेट, जो हमारे पास जो जाहिरी वजन किसी भी चीज का, मतलब आपका 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो, ये इसका अपीरेंट वेट है। ठीक है बेटा, जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो है मेजर कर सकते हैं इजीली। अगर स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे हैं, जो उसकी रीडिंग आ रही है वो उसका अपीरेंट वेट है। ठीक है बेटा, तो रियल वेट और अपीरेंट वेट के आपको पता होना चाहिए। जो अपीरेंट वेट है और वो हमारे पास क्या होता है, वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से होता है। अपीरेंट वेट क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैस भी कह सकते हैं हम बॉडी के अंदर। तो बॉडी का कितना मैस है वो उसका जो है अपीरेंट वेट है, जाहिरी वजन। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक मेरे बेटा क्लियर हो गया। अब बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसको जो है और जो अपीरेंट वेट को डिनोट किया जाता है टी से डिनोट करते हैं। याद रखें, रियल वेट को डब्ल्यू से, अपीरेंट वेट को टी से, क्योंकि अब जो हम इसको डिस्कस करेंगे डीपली वहां पर हम जो है टी और डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए रियल वेट जो है हमारे पास डब्ल्यू से और अपीरेंट वेट टी से। अब बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है रियल और अपीरेंट वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक है एलिवेटर। ठीक हो गया, और वो एलिवेटर हमारे पास उसके अंदर एक पर्सन मौजूद है और वो क्या करना चाहता है, वो पर्सन उसके अंदर एलिवेटर के अंदर हमारे पास जो है वो रेस्ट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द अपीरेंट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सस्पेंड कर देंगे एक स्ट्रिंग के साथ, जो हमने उसको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक सीन है। ठीक है बेटा, ये एक पर्सन है। ठीक हो गया, ये खड़ा हुआ है, लिफ्ट के अंदर मौजूद है और लिफ्ट के अंदर उसने क्या किया, उसने मैस को लटका दिया। ठीक है, उस मैस को उसने लटका दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग की मदद से। अब बेटा अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट या मूविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा कि जब हम बात करते हैं जो हमारे पास जो है जो लिफ्ट है, लिफ्ट रेस्ट पर है। तो बेटा जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर हम लगाएंगे, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो जाएगी फिर क्या होगी, अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब बेटा ये एफ क्या है यहाँ पर, एफ विल बी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी क्या है अभी मैंने आपको बताया, दैट इज द अपीरेंट वेट। ठीक है बेटा, डब्ल्यू क्या है हमारे पास, रियल वेट। अब बेटा बॉडी जो है हमारे पास अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और हमें पता है जब बॉडी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास जो है यहाँ पर g की वैल्यू नेगेटिव होगी, अवे फ्रॉम दी अर्थ है। जब ये हमने t माइनस डब्ल्यू किया, ये हमारे पास जो है रियल वेट है, ये अपीरेंट वेट है। ठीक है बेटा, माइनस क्यों आया? बिकॉज द एलिवेटर और द लिफ्ट इज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से जो है हमने इसके साथ माइनस आ गया। अब बेटा जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर है, जब लेस पर है तो जाहिर बात है लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? टी माइनस एम, ए की जगह क्या आ गया? जीरो। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा डब्ल्यू को तो ले जाएंगे, टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी, जो उसका रियल वेट होगा वही अपीरेंट वेट होगा। ठीक है बेटा, ये वो सिचुएशन है जब लिफ्ट रेस्ट पर है, जो उसका रियल वेट है वही उसका अपीरेंट वेट है। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई, क्लियर हो गया? अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जेन में रखना है कि एलिवेटर के अंदर रियल वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, रियल वेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। एलिवेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास जो अपीरेंट वेट है वो चेंज होगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपने थ्रू आउट दिस लेक्चर आपने जेन में रखनी है कि जो रियल वेट है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम जो डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एलिवेटर के अंदर अपीरेंट वेट चेंज होगा। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया? अब बेटा सेकंड केस में हम आते हैं, तो ये हमारे पास टी इज इक्वल टू एम जी भी कर सकते हैं। तो अब बेटा रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट सिंपल कि हमारे पास जब हमारे पास लिफ्ट रेस्ट पर होगी, एलिवेटर रेस्ट पर होगा, तो उस पर बॉडी का जो रियल वेट होगा वही अपीरेंट वेट होगा। सेकंड केस है कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है। अब मेरा बेटा जब जब हमारे पास जो है लिफ्ट मूव कर रही है, अब देखिए मूव कर रही है अपवर्ड, जाहिर बात है एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ए की वैल्यू अब जीरो नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये वो सिचुएशन आ गई। ठीक है बेटा, ये वो सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन। अब बेटा जिस तरफ लिफ्ट की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, उसी वक्त उसी तरफ ही इसके जो हमारे पास अपीरेंट वेट की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, याद रखें बेटा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की जिस तरफ डायरेक्शन होगी, उसी तरफ जो है हमारे पास अपीरेंट वेट की डायरेक्शन होगी। अब बेटा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो अपीरेंट वेट की भी अपवर्ड है, और हमें पता है जो रियल वेट की हमेशा डाउनवर्ड है। ठीक है ना? अब रियल वेट क्या? ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक है बेटा, इस सिचुएशन के अंदर ए की डायरेक्शन भी अपवर्ड, टी की डायरेक्शन भी अपवर्ड, लेकिन डब्ल्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? अगेन टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जी की वैल्यू माइनस जी हो गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो यहाँ पर जब भी हमारे पास माइनस आ, क्लियर हो गया बेटा? अब बॉडी मूव कर रही है तो ए की वैल्यू होगी, तो बेटा यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेट विल बी डब्ल्यू प्लस एम ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी अवे मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो उसकी अपीरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? एम ए टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है हमारे पास, हम इसको यहाँ से हम जो एम कॉमन लेकर जी प्लस ए भी निकाल सकते हैं। तो बेटा नेट रिजल्ट क्या आ गया कि जब लिफ्ट जो है मूव करेगी अपवर्ड, तो उसके मूव करने से हमारे पास क्या होगा? उसका अपीरेंट वेट जो है रियल वेट से एम ए टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट थर्ड केस देख लेते हैं। मैंने लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। अब बेटा जब लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड कर रही है, जब डाउनवर्ड लिफ्ट मूव करेगी, तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में जो है हमारे पास अपीरेंट वेट होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है बेटा, तो जाहिर बात है जो अपीरेंट वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, रियल वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। अब बेटा जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है जाहिर बात है अब बॉडी मूव किस तरफ कर रही है? टूवर्ड्स दी सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक हो गया बेटा? तो जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया बेटा? और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। टी क्या है यहाँ पर? टी हमारे पास जो है बेटा अपीरेंट वेट। ठीक है बेटा, जो बॉडी अब डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, वो जो हमारे पास मैस जो लिफ्ट के अंदर लटका हुआ है उसके अगेंस्ट मूव कर रही है। ठीक है, मैस जो अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास अटैच है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड दी सरफेस ऑफ दी अर्थ।
तो बेटा W अब माइनस जो है हमारे पास T के साथ आ गया, ठीक है, क्योंकि अब G क्या पॉजिटिव है, बॉडी जो है सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ मूव कर रही है। अब बेटा अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है T की, T विल बी इक्वल टू W माइनस M में, इसका मतलब है जो अपीरेंट वेट है अब डिक्रीज हो रहा है, कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, एम ए टाइम, ठीक है बेटा। याद रखें जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही थी अपीरेंट वेट इंक्रीज हो रहा था एम ए टाइम, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अपीरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है एम ए टाइम, क्योंकि जब डाउनवर्ड मूव करेगी जाहिर बात है जो रियल वेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रही है, टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रही है, अपीरेंट वेट होता ही वही है ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब जब और बॉडी जब अवे जाएगी तो उस वो बॉडी का जो है हमारे पास अपीरेंट वेट ज्यादा होगा और जो हमारे पास जो है रियल वेट कम होगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। तो आगे से हम जो है हमारे पास ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया, हम ये कह सकते हैं जब लिफ्ट जो है मूव करेगी डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन ए, तो जो उसका जो अपीरेंट वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा रियल वेट से, कितना, एम ए टाइम, ठीक हो गया बेटा। तो मेरा बेटा ये हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ गया। अब लास्ट केस देख लेते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब लेट्स सपोज क्या होता है, लिफ्ट की जो तार हम काट देते हैं और लिफ्ट जो फ्रीली फॉल करना शुरू कर देती है, इस सिचुएशन के अंदर ए क्या आ जाएगी, जी इक्वल हो जाएगी, ठीक है बेटा। पहले तो जो वायर लगी हुई थी ना लिफ्ट के अंदर वो उसको मूव करवा रही थी, जब कोई ना कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म से एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको हम एंगुलर उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं, ए से। अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, हमने उसकी क्या किया, हमने उसे लेट्स सो लिफ्ट की वायर काट दी, अब लिफ्ट जो फ्रीली मूव कर रही है, तो अब जब कोई भी बॉडी फ्रीली मूव करती है ए रिप्लेस हो जाता है जी से। अब बेटा प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, टी विल बी इक्वल टू एम माइनस एम जी, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या था, टी विल बी इक्वल टू एम माइनस एम ए था ना, तो ए किससे रिप्लेस हो गया, जी से। तो वही वाली जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन डिस्कस की, टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी। अब बेटा डब्ल्यू क्या हमारे पास, एम जी है, ठीक है बेटा, एम जी माइनस एम जी क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी फ्रीली मूव करेगी उसका अपीरेंट वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, अपीरेंट वेट जीरो हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने जेन में रखनी है कि जो जो एलिवेटर है वो जेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपने इसको जेन में रख कि जब हम कह रहे हैं बॉडी फ्रीली मूव कर रही है तो हम वेटलेसनेस की बात कर रहे हैं, तो ये चीज जेन में रखें, जो एलिवेटर जो जो फॉल कर रही है वो एलिवेटर जो है वो वेटलेस नहीं है, बल्कि एलिवेटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो वेटलेस हैं, ठीक है, पर्सन है, मैस है, जो भी वो वेटलेस है, ठीक है। एलिवेटर जो है वो वेटलेस नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा बॉडी फ्रीली मूव कर रही है और हमने यहाँ पर कह दिया फ्रीली मूव कर रही है तो उसका अपीरेंट वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, वो हमारे पास मैसलेस हो गया। जीरो होने का मतलब है कि उसको अपना वेट फील ही नहीं हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपने कि जब वो लिफ्ट फ्रीली मूव कर रही है, जब वो एलिवेटर फ्रीली मूव कर रही है, तो उस एलिवेटर का वेट वो वेटलेस नहीं होगा, एलिवेटर वेटलेस नहीं होगा। एलिवेटर के अंदर जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं वो हमारे पास वेटलेस हो जाए, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग that will exist inside the elevator will be weightless, ठीक है बेटा। कि जब बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है, फ्री फॉल मोशन होती है, तो एवरीथिंग अपीयर्स टू बी वेटलेस। इस तरह बेटा अगर आपने देखा हो जो झूला होता है हमारे पास स्विंग वाला, ठीक है, जो आप अप एंड डाउन जाते हैं, उसमें आप जब ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं आपको ऐसा महसूस होता है आपका वेट है ही, आप गिर जाओगे, आप गिर जाओगे, आपको डर महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है, और जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो यू आर इन स्टेट ऑफ वेटलेस। इस तरह बेटा अगर हम पैराटॉपर की मिसाल लें, पैराटॉपर क्या होता है, जब वो नीचे आ रहा होता है तो उस वक्त उसका जो ऐसा वो होता है कि वो वेटलेस हो जाता है। वेटलेस होने का क्या मतलब होता है बेटा, एक होती है वेटलेसनेस, एक होता है वेटलेस। वेटलेस होता है जिसका वेट हो ही ना, शुरू से ना। वेटलेसनेस होती है कि उसका वेट तो है लेकिन सम एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से उसको फील नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है बेटा। समझ आ गई बेटा कि जब लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल करेगी, बॉडी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो फ्री फॉल करने की वजह से उसका अपीरेंट वेट जीरो हो जाएगा। और बेटा अपीरेंट वेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि एलिवेटर जो है वो वेटलेस होगी,
बल्कि एलिवेटर के अंदर जितने भी मटेरियल है वो इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस आ गई। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। बेटा जो वेटलेसनेस होती क्या है, इसको हम डीपली नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वेटलेसनेस इन अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम हमारे पास टॉपिक है, उसके अंदर हम डीपली जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वेटलेसनेस होती क्या है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता क्या है, और वेटलेसनेस को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए हमारे पास यही था माय डियर स्टूडेंट। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।